नमस्कार साथियों, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल के पेपर 6 की जो श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि आयोग के सिलेबस के टॉपिक उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पर आधारित है। इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका एनालिटिकल तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्न को किस प्रकार रियल एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया जाए यह भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ इस टॉपिक से, जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको हम बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पे है, पहला प्रश्न जो आपका यहाँ पे है वो पहला प्रश्न जो है कि उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास और भूमिका पर विस्तार से चर्चा करनी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रश्न की मांग क्या है। तो इसलिए कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास और भूमिका पर विस्तार की। तो यहाँ पे जो मेन थीम है वो कह रहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, और कहाँ पर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बात की जा रही। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है, अगर यहाँ पे हम भूमिका के रूप में देखें या इंट्रो के रूप में हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि SEZ को परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पे कि SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र आखिर में क्या है। तो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं वो एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ, सामान्य सी परिभाषा हो गई। अब अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप कह सकते हैं कि यूपी में राज्य का पहला SEZ मुरादाबाद में स्थापित किया गया। ये हो गया, इतना आपका इंट्रो हो गया, स्थापित किया गया। वहीं अगर देखा जाए, ये यूपी का हो गया। अगर और तो आपको डिफाइन करना हो, थोड़ा सा इस समझने के दृष्टिकोण से देखें तो आप लिख सकते हैं कि भारत का, यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि भारत का, आपका इंट्रो अगर देखा जाए तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जा रहा है इंट्रो। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी स्टार के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ कि भारत पहला एशियाई देश है जिसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो SEZ का मेन उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में SEZ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जानकारी जो आपकी है, आप समझिए यहाँ पे, ये जानकारी आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण, प्रीलिम्स PT एग्ज़ाम के लिहाज से भी क्या है, आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका इंट्रो अगर देखें तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम कहाँ आ जाते हैं
जो हमारी जो मेन प्रश्न की जो डिमांड है उत्तर प्रदेश में एसईजेड के विकास और भूमिका। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूपी में इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ कहाँ किस तरीके से विकास हुआ। हमारी हेडिंग यही बन सकती है कि यूपी में एसईजेड का विकास। ठीक है, अभी हमने देखा कि अभी आप अगर देखें तो लिख सकते हैं कि वर्तमान में यूपी में 9 एसईजेड संचालित या निर्माणाधीन अवस्था में है। निर्माणाधीन। जैसे अब इसमें क्या है, आप इनको 9 को अगर आप देखें तो इनको आप डिटेल में यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे आप में ज़रा अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 एक बारी से आप दे सकते हैं। एक पहला आप देख लीजिए, पहला तो आप यही कह सकते हैं कि मुरादाबाद क्षेत्र में राज्य का पहला, या आप देखिए एक देख लीजिए एक नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हुई। विकास आप देखिए, आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हुई। दूसरा अगर आप देखेंगे तो HCL टेक्नोलॉजी, आपने सभी ने सुनी होगी इस कंपनी का, HCL टेक्नोलॉजी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। आप अगर थर्ड देखेंगे, यहाँ पे थर्ड देखेंगे तो एक आपने नाम सुना होगा, ये एग्जाम याद करनी, मोजर बियर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, ग्रेट की स्थान पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसका जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के लिए काम करता है। ये जो एसईजेड है गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा में आप जान सकते हैं नवी क्या है, विंड एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है। इस प्रकार से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। आप चौथा आप देख लें कि विप्रो लिमिटेड, विप्रो कंपनी का आप सभी ने नाम सुना होगा कि विप्रो लिमिटेड एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और ये भी आपका कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में। इसका मुख्य ये इसका पर्पज़ क्या है कि ये किस लिए काम करता है, तो ये जो आपकी आईटी आपने पढ़ा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो ये सर्विस सेवाएं हैं, आईटी सेवाएं जो हैं उनके लिए काम करता है। इसी प्रकार से आप देखिए मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र का हमने जिक्र अभी इंट्रो में भी किया, और यहाँ पे ये पहला आपका मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र था। ठीक है, ये मुरादाबाद जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देख लेते हैं, सीव्यू डेवलपर। सीव्यू नाम याद करने पड़ेंगे, तो नाम याद करने पड़ेंगे आपको। डेवलपर लिमिटेड, ये कहाँ पे है, नोएडा में है। आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना है वो राज्य के जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये नोएडा में सब गया, उन क्षेत्र में किया गया। यहाँ पे इसका मेन मुख्य जो कारण है कि जो यहाँ पे विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जो हमारा जो भूमि जो क्षेत्र है, भूमि उपलब्धता है, वो बड़ी संख्या में हमको हज़ारों एकड़ में भूमि चाहिए रहती है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए, वहाँ यहाँ पे मिल जाती है। इसका भी जो मेन पर्पज़ है वो आईटी सर्विसेज, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं वो यहीं पे। क्या आपको पता है कि जो आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, उस समय आईटी के सेक्टर का हब बनता जा रहा है। एक कंपनी है आचविस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा में भी है। आचविस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कहाँ है, नोएडा में है। और इस कंपनी का भी जो पर्पज़ है आप समझिए वो भी क्या है, आईटी सेक्टर में सर्विसेज के लिए।
और जो लास्ट जो आपकी 9 जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूपी में स्थापित किए गए हैं उसमें है एक आरसिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड। और ये कहाँ पे है? ये स्थान आपको पड़ता है खुर्जा बुलंदशहर में। इस प्रकार से हमने एक चीज़ देख ली कि SEZ का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विकास हुआ और विस्तार हुआ, इस बात को हमने देख लिया कि ठीक है। और अलग अलग क्षेत्रों में SEZ की स्थापना के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है लगातार प्रयास भी कर रही है। अब हम जो अगला क्वेश्चन का जो टॉपिक था वो हम देख लेते हैं यूपी में SEZ की भूमिका क्या है। आखिर यूपी में SEZ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो आखिर हम SEZ की स्थापना क्यों कर रही है, तो कि जहन में क्वेश्चन आना एकदम स्वाभाविक है। ठीक है, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है SEZ की स्थापना से। आप समझिए ज़रा इसको, SEZ की स्थापना से विश्व स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण एकीकृत क्षेत्रों का विकास होता है। जरा इसको समझिए, क्षेत्रों का विकास होता है। इसका मतलब क्या है? पूर्ण एकीकृत क्षेत्र से यहाँ ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक एरिया है, ये जो जहाँ पे SEZ की स्थापना की गई, यहाँ पे अलग अलग सेवाएं जब डेवलप होंगी किसी भी विशेष क्षेत्र के लिए, अगर ये इकोनॉमिक क्षेत्र बना है यहाँ पे अन्य सुविधाएं भी यहाँ पे होंगी। यहाँ पे क्या होगा? परिवहन की सुविधा होगी, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, यहाँ पे शिक्षा की सुविधाएं भी होंगी। यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है कि पूर्ण यहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पे एक इस क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे कोई इकोनॉमिक जोन बनेगा तो यहाँ पे लोग भी यहाँ पे एकत्रित होंगे उसमें कार्य करने वाले, तो एक प्रकार से बस्ती नुमा एक क्षेत्र बन जाता है और ये बहुत बेहतर क्षेत्र बन जाता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है। दूसरी जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है वो है कि तीव्र औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में सहायक है। जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, जरा इसको उदाहरण के रूप में इसको समझ लेते हैं कैसे तीव्र औद्योगिक विकास। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आप देखिए कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान आमतौर पर आप देखेंगे तो कम है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कम है। ठीक है, अब ये औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कम होने से इससे क्या होता है? एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है, यहाँ पे रोजगार सृजन कम हो और रोजगार सृजन नहीं हो पाता है। रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा। अगर ऐसी सुविधा होगी तीव्र औद्योगिक विकास, SEZ की अगर स्थापना होगी तो जो रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी भूमिका में कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, कि जो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो ये जो SEZ की जो स्थापना का उद्देश्य ही SEZ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात को बढ़ावा मिलने से क्या होता है? डॉलर की हमारी क्या होगी? डॉलर की प्राप्ति होगी। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो मजबूत होगा, हमारी करेंसी जो होगी वो मजबूत होगी। और इसका आप समझिए पॉइंट क्या है, इसकी भूमिका क्या हो सकती है? विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। विदेशी निवेश
आकर्षित करता है। रोजगार सृजन, रोजगार सृजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका। और अगर इसको देखना चाहें तो आप एक देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, जो क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन है, क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन दूर करने में, क्षेत्रीय आर्थिक जो असंतुलन है, असंतुलन को दूर करने में सहायक, दूर करने में सहायक। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी क्या है, SEZ के विकास में कुछ न कुछ चुनौतियां भी विद्यमान है, आप समझिए। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं कि SEZ के विकास में चुनौतियां कौन कौन सी, जरा ये भी समझ लीजिए आप। ठीक है, जरा देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है कि भूमि की अनुपलब्धता, भूमि की अनुपलब्धता। क्योंकि आप एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर अनुपलब्धता, क्योंकि इसके लिए क्या है, आप बहुत बड़ी संख्या में हज़ारों एकड़ या 500 एकड़ की लगभग, अगर जो मिनिमम आवश्यक है, उदाहरण जो न्यूनतम आवश्यकता है किसी के लिए, न्यूनतम आवश्यकता जो है करीब 500 एकड़ की। इस तरीके से अगर आप देखें तो क्या है, भूमि की अनुपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है SEZ के विकास में। और समस्या अगर आप देखें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का हमारा निम्न स्तर का है। हमारे पास जो आवश्यक जो तकनीक है, आवश्यक तकनीक की क्या है, कहीं ना कहीं कमी है। इसके अलावा हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, स्किल्ड जो वर्कफोर्स होना चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। कमी क्या इवन कह सकते हैं कि कमी है, या कह सकते हैं कि अभाव है, ये चुनौतियाँ आती हैं। साथ साथ हमारे जो एक हिसाब से कह सकते हैं, जो हमारी जो बाधाएं हैं, या गन कल्चर, अगर आप देखें कि जो गन कल्चर यहाँ पे चलता है, जो धनबल, जो बाहुबल की जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आपराधिक चिंताएं जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनको क्या है, उनको परेशान करती हैं। इसलिए अवसंरचना, जो आवश्यक अवसंरचना का कम निम्न विकास, आवश्यक अवसंरचना का अभाव, इस प्रकार से अब हमने देख लिया। तो एक निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका एक निष्कर्ष भी हो सकता है कि प्रदेश में राज्य सरकार SEZ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे राज्य को 1 ट्रिलियन
डॉलर इकॉनमी बनाने में मदद मिलेगी। इतनी बात हमने कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो पहला जो प्रश्न था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अगला प्रश्न हमारा है वो है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों के विकास की चर्चा कीजिए। प्रमुख उद्योग कौन से हैं और औद्योगिक केंद्रों के विकास की चर्चा कीजिए। एक तो ये प्रश्न हो गया, और इसकी विभिन्न चुनौतियाँ, ये दूसरा प्रश्न, दूसरा हमारा डिमांड ऑफ क्वेश्चन होगा। पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आप समझ लेते हैं। इसका इंट्रो अगर लिखना हो, अगर आपको सिंपल सा इंट्रो आप लिख सकते हैं कि यूपी औद्योगिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य। मध्यम श्रेणी का राज्य जिसके कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विभिन्नता प्रदर्शित होती है। ये सिंपल सा इंट्रो आपका हो गया, प्रदर्शित होती है। आपने देखा होगा कि यूपी के जो पूरा जो राज्य क्षेत्र है ये आप लिख सकते हैं मध्यम श्रेणी का राज्य, और क्षेत्रीय विभिन्नता, इसको आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये इंट्रो आपका हो सकता है। अब आप दिखा सकते हैं कि यूपी में उद्योग के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर ये बहुत संक्षिप्त में आपको दिखाना हो तो यूपी में उद्योग के प्रकार, आपने पढ़ा होगा यूपी में क्या, इंडिया में हर जगह एक तो प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग हैं, द्वितीय क्षेत्र के उद्योग हैं, आपको तृतीय क्षेत्र के उद्योग मिल जाएंगे, चतुर्थ श्रेणी के उद्योग, और इधर आता है पंचम श्रेणी। ठीक, इस प्रकार के आपके पंचम श्रेणी के उद्योग है। इसमें अलग अलग, अब जैसे क्या है इसको आप देख लें। अगर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, आपकी क्या होगी, कृषि हो गई, वानिकी हो गया, जो आपकी प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में इसमें क्या है, ये विनिर्माण क्षेत्र है एक हिसाब से। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र है, इसमें सेवा क्षेत्र है। चतुर्थक में क्या है, सूचना, आईटी सेवाएं। और जो पंचम श्रेणी है उसमें क्या है, नीति निर्माण संबंधी काम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यूपी में उद्योग के प्रकार हो गए। अब जो हमको देखना है यूपी में उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों में विकास क्या है। अब समझ लेते हैं कि यूपी में आखिर कौन कौन से उद्योग प्रचलित हैं। प्रश्न है यूपी में उद्योग, एवं औद्योगिक केंद्रों का विकास, ये हमारा प्रश्न है। केंद्रों का विकास,
ठीक है, ये हमारा हो गया। यूपी में उद्योग अगर देखें हम तो एक संक्षिप्त में देख लेते हैं कि यूपी में उद्योगों का विकास अगर देखें तो एक तो स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1960 तक जो विकास हुआ, इसमें जो हमारे उद्योग हैं ये मुख्यतः कृषि संबंधी उद्योग। उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पे आपके कृषि संबंधी उद्योग में क्या है, उर्वरक उद्योग यहाँ पे मिलेंगे आपको, उर्वरक उद्योग आपको मिलेगा क्योंकि कृषि विकास की आवश्यकता। आपको चीनी उद्योग मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको क्या होगा, वस्त्र उद्योग यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको इस्पात उद्योग मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 1970 से लेकर के 1980 के दशक में 1980 के दशक में जो विकास हुआ वो मुख्यतः जो क्या हुए, किस प्रकार के उद्योग थे, ये उद्योगों का महत्वपूर्ण विस्तार इस समय हुआ। और ये जो आपके उद्योग थे यहाँ पे आप देखिए जरा, ये आपके उद्योग कौन कौन से, कपड़ा उद्योग, जो अपने कपड़ा उद्योग की बात करिए भी, वस्त्र उद्योग की, इसमें रसायन उद्योग का विकास हुआ, इसमें आपका हस्तशिल्प उद्योग का विकास हुआ, हस्तशिल्प उद्योग का विकास हुआ। इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों विकास की चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इनकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये हमारा मुख्यतः जो प्रश्न है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, ठीक, इसको देख लेते हैं जरा कि इसका अगर इंट्रो लिखना है, अगर इंट्रो लिखना है आपको, यूपी औद्योगिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है। जिसके कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विभिन्नता प्रदर्शित होती है। ये सिंपल सा आपका इंट्रो हो गया और आपको यहाँ पे क्षेत्रीय विभिन्नता को आप अंडरलाइन कर दें और मध्यम श्रेणी का जो राज्य है उसको आप अंडरलाइन कर दें। ये आपका इंट्रो हो गया। अब हम जरा इसको देख लेते हैं कि यूपी में उद्योग के प्रकार देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखें, ये प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग हो गए। चतुर्थ श्रेणी के उद्योग, और ये हो गया आपका पंचम श्रेणी के उद्योग। इतने प्रकार के उद्योग जो हैं आपके पंचम श्रेणी के उद्योग, इतने प्रकार के उद्योग ये आपके क्या हैं, उत्तर प्रदेश में या देख लिया जाए तो देश के स्तर पे इस प्रकार के इतने उद्योगों की श्रेणी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो पंचम श्रेणी के आपके उद्योग होंगे, जरा आप समझिए यहाँ पे पंचम श्रेणी के उद्योग में क्या होता है। ये जो 5 हो गए, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, द्वितीय क्षेत्र के उद्योग, तृतीय क्षेत्र के उद्योग, चतुर्थ श्रेणी के उद्योग और पंचम श्रेणी के। प्राथमिक क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कृषि आता है, आपकी वानिकी आएगी, इस प्रकार के जो, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, मुख्यतः विनिर्माण उद्योग आते हैं। विनिर्माण जो प्राथमिक क्षेत्र से ही जो उत्पादों का इस्तेमाल करके हम जो विनिर्मित करते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें क्या आता है, सेवा क्षेत्र का आता है। सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, इस प्रकार से। और इसमें IT सेवाएं आती हैं। और ये आपका बहुत स्टैंडर्ड लेवल, जहाँ पे क्या है कि नीति निर्माण की बात आती है, सलाहकार वाली जो सलाहकार की जो सेवाएं होती हैं वो पंचम श्रेणी में आती है। इस प्रकार के आपके यूपी में उद्योग प्रकार हो गए। अब जरा हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि यूपी में जो हमारा प्रश्न की मांग, जो मुख्य मांग जो है प्रश्न की, वह है कि यूपी में उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों का विकास। यूपी में उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों का विकास। ठीक है, आप ज़रा देखिए, तो पहला आप देखेंगे यहाँ पे, पहला देख लीजिए, हम इसको विकास के क्रम में देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या विकास हुआ। ये 1947 से लेकर के 1960 तक, ये मुख्यतः इस समय क्या था, मुख्यतः कृषि संबंधी उद्योगों का विकास हुआ। उदाहरण के रूप में आप जरा देख सकते हैं, उर्वरक उद्योग, कृषि के लिए आवश्यक था। चीनी उद्योग कह सकते हैं आप, चीनी उद्योग हो गया। इस्पात उद्योगों का विकास हुआ। स्टार्टिंग में आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो इस प्रकार के भारी जो उद्योग है इस प्रकार। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे विकास के क्रम में, दूसरा जो है आपके कि वह 1970 से 1980 के दशक में किस प्रकार से क्या विकास हुआ, विकास। इसमें क्या हुआ, महत्वपूर्ण उद्योगों का भी इसमें भी विस्तार हुआ। इसमें उद्योगों का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग, जिसको वस्त्र उद्योग भी आप कहते हैं, कपड़ा उद्योग, आपके रसायन उद्योग, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग,
उत्तर प्रदेश प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों के विकास की चर्चा करना है आपको यहाँ पे, और इसकी विभिन्न चुनौतियों को आपको डिस्कस करना है। ठीक है, इसका इंट्रो आप देख सकते हैं। यूपी औद्योगिक दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है। मध्यम श्रेणी का राज्य है, जिसके कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय विभिन्नता प्रदर्शित होती है। क्षेत्रीय विभिन्नता प्रदर्शित होती है। ये सिंपल सा इंट्रो हो गया आपका। इसको अगर आप देखें तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मध्यम श्रेणी का राज्य। ये अपना इंट्रो हो गया। आप देख सकते हैं आप यूपी में उद्योग के प्रकार, ठीक है। या आपके यहाँ पे क्या होंगे, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग हो जाएंगे, या आपके द्वितीय क्षेत्र के उद्योग हो जाएंगे, या आपके तृतीय क्षेत्र हो जाएंगे, चतुर्थ श्रेणी के, और पंचम श्रेणी। ये 5 श्रेणियां हैं जिसमें उद्योगों को कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे अब आपके क्या हो गया, देखिए आप यूपी अगर प्राथमिक क्षेत्र में किसमें क्या आएगा, मुख्यतः कृषि और वानिकी, जो प्राथमिक जो वानिकी हैं, इस प्रकार की जो प्राथमिक जो क्षेत्र गतिविधियाँ हैं, इन्हीं जो प्राथमिक क्षेत्र के जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, इन्हीं को जो विनिर्मित करके जो हम उत्पाद बनाते हैं, ये विनिर्माण गतिविधियाँ आती है इसमें ये हमारा सेवा क्षेत्र है। इसमें परिवहन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं इस प्रकार की आती हैं, और ये हमारा IT सेवाएं हमारे इसमें आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक स्टैंडर्ड एरिया, और ये हमारा नीति निर्माण का एरिया है। ठीक इस प्रकार से हमने उद्योगों को हमने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा जो मेन प्रश्न की जो मांग है हमारी, वो कह रहा है कि यूपी में उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों का विकास, उद्योग एवं औद्योगिक केंद्रों का विकास। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला जो पॉइंट जिससे हमारा हो गया यहाँ पे, ये आपका है कि स्वतंत्रता के बाद नाइनटीन 47 से लेकर 1960 तक ये विकास हमारा हुआ। इसमें क्या हुआ, मुख्यतः कृषि संबंधी उद्योग का विकास हुआ। उदाहरण इसमें उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, इस प्रकार के उद्योग इसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद विकसित हुए। ठीक है,
वहीं अगर हम दूसरा देखा जाए तो दूसरा देखें तो 1970 के बाद 1970 से 1980 के दशक में विकास। ये हो गया आपका। इसमें मुख्यतः क्या है, महत्वपूर्ण उद्योगों का भी, इसमें क्या हुआ, महत्वपूर्ण उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है, जैसे उदाहरण इसमें कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इस प्रकार उद्योगों का इसमें क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, अब इसके बाद 1980 के दशक के बाद जो विकास हुआ उद्योगों का, ये आप समझिए। एलपीजी सुधार के बाद विकास हुआ। बाद विकास 1991 के बाद। इसमें क्या हुआ, सूचना एवं संचार, जो हमारे सूचना एवं संचार उद्योग है, सूचना एवं संचार उद्योग विकास हुआ। उद्योगों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास, इस प्रकार से बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस युग में देखने को मिला। फुटलूज उद्योग का विकास हुआ। इसमें फुटलूज उद्योग का विकास हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ। उद्योग का विकास हुआ। फार्मास्यूटिकल उद्योगों का विकास हुआ। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो हमारा 2 वर्ष 1991 के बाद हमारा ये दशक था, वर्ष 2000 के बाद से लेकर के वर्ष 2000 के बाद से वर्तमान तक, इसमें औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई। औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, का विकास। इत्यादि। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से उदाहरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किनारे, और हालिया जो अगर देखा जाए, हालिया विकास अगर देखें हम, और हालिया विकास देखें हम, तो आप इसमें देख सकते हैं टेक्सटाइल हौजरी पार्क,
होजरी पार्क की स्थापना की गई। नोएडा, कानपुर, लखनऊ इत्यादि जो शहर हैं, इत्यादि शहरों में इंडस्ट्रियल टाउन की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि इस प्रकार देखा हमने कि हमारे जो उद्योग हैं उनका विकास राज्य में किस प्रकार से हुआ है। साथ साथ और देख सकते हैं कि हमारे जो औद्योगिक केंद्र हैं महत्वपूर्ण, यूपी में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, यूपी में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन कौन से विकसित हुए हैं, जरा ये देख लेते हैं। अब ये जो केंद्र हैं आप जरा समझिए इनको। प्रदेश में चमड़ा के लिए कानपुर, आगरा, उन्नाव, ये आपका क्षेत्र क्या है, चमड़ा उद्योग का केंद्र मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए आपको ग्रेटर नोएडा आपको क्षेत्र मिलेगा। पीतल उद्योग के लिए आपका मुरादाबाद, पीतल उद्योग का जो केंद्र है, केंद्र मुरादाबाद। इस प्रकार से कई क्षेत्र हैं जो आपके महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र इसमें बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में आईटी सेवाएं भी आपकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री का विकास, फिल्म इंडस्ट्री कहाँ, ग्रेटर नोएडा में एक है, ग्रेटर नोएडा में। इंटरनेशनल अगर नेशनल लेवल का देखा जाए, बस क्षेत्रीय देखा तो गोरखपुर में भी है। इस प्रकार से तो ये महत्वपूर्ण हो गए उद्योग। अब हम देख लेते हैं, तो जो हमारी जो प्रश्न की जो डिमांड थी पूरी हो गई। अब देख लेते हैं कि औद्योगिक केंद्रों के विकास में चुनौतियां आखिर क्या आती हैं। चुनौतियाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती अगर आपकी देखी जाए यहाँ पे, ठीक है, तो एक चुनौती देखा जाए तो बुनियादी अवसंरचना की कमी, बुनियादी अवसंरचना की कमी, उस कमी के अवसंरचना का अभाव कह लीजिए, अभाव। उदाहरण, विद्युत आपूर्ति, की अपर्याप्तता, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे भू आबद्ध क्षेत्र होने के कारण, निर्यात संबंधी चुनौती, उदाहरण,
परिवहन सीमित। और अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट देख सकते हैं इसमें, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण उद्योगों की उपेक्षा। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे लाल फीताशाही व प्रशासनिक जटिलता है। और आप अगर पॉइंट देखेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं कि श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता, श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता। और अगर हम देखें यहाँ पे एक चुनौती के रूप में, आवश्यक कुशल श्रम बल, स्किल्ड लेबर फोर्स जो हमारे पास है, स्किल्ड लेबर फोर्स का अभाव। परिवहन की समुचित व्यवस्था का अभाव। इस प्रकार से हमने देखा कि कौन सी चुनौतियाँ थी। अब निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं, इसका अगर निष्कर्ष देना हो हमको तो सामान्य निष्कर्ष हम इसका दे सकते हैं कि प्रदेश सरकार औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के द्वारा के माध्यम से राज्य के औद्योगिकरण के लिए प्रयासरत है। ये हमारा सामान्य से निष्कर्ष हो गया। अब हम क्या हो सकता है, अब इसका अगला प्रश्न है उस पर हम आ सकते हैं। थर्ड प्रश्न जो इसका है महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड प्रश्न पे हम चर्चा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या है। चीनी उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं दूर करने के उपाय। दो इसमें डिमांड है, एक तो समस्याएं बतानी है, दूसरा आपको उपाय बताने हैं कि किस प्रकार से दूर होंगे। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं यहाँ पे इसका इंट्रो अगर लिखना हो हमको, ठीक है, इसका इंट्रो अगर हम लिखते हैं तो पहले तो समझाते हैं कि यूपी देश में शीर्ष चीनी एवं गन्ना उत्पादक राज्य। लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग है चीनी एवं गन्ना उत्पादक राज्य। इसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी महाराष्ट्र के ऊपर आगे प्रश्न एक नंबर पे हो जाता है, कभी यूपी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो यूपी की है। यहाँ कुल 158 चीनी मिले हैं। देश की 30% चीनी
देश की 30% चीनी यूपी उत्पादित करता है। महत्वपूर्ण डेटा है, चीनी यूपी उत्पादित करता है। ठीक है, और आप ये कर दे, वहीं प्रदेश में गन्ने के अंतर्गत क्षेत्रफल देश के कुल गन्ना क्षेत्र के कुल गन्ना क्षेत्र का 50% है। महत्वपूर्ण डेटा है, समझिए, कुल गन्ना क्षेत्र का 50% है। यह आपका इंट्रो हो गया, महत्वपूर्ण इंट्रो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ बता सकते हैं यूपी में चीनी उद्योग का सामना की जा रही समस्याएं कौन कौन सी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। अब जो मेन प्रश्न की मांग पे हम आते हैं, यूपी में चीनी उद्योग द्वारा सामना की जाने समस्याएं, चीनी उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहली जो समस्या, इसकी जो महत्वपूर्ण समस्या है, वो मूल्य निर्धारण संबंधी चुनौती। मूल्य निर्धारण संबंधी चुनौती। कैसे चुनौती है, आप जरा समझिए। ये चुनौती इस प्रकार है कि केंद्र सरकार गन्ने का FRP निर्धारित करती है। गन्ने का FRP क्या है आपका? FRP जो है आपका फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस है आपका। FRP जारी करती। वहीं राज्य सरकार SAP स्टेट एडवाइज्ड प्राइस जारी करती है। एडवाइज्ड प्राइस जारी करती है। ये जो अंतर है कि राज्य सरकार आमतौर पे FRP से ज़्यादा प्राइस देती है। तो ये जो अंतर है यहाँ पे जो बना हुआ है, जो SAP जो है आमतौर पे क्या होता है, SAP आपका है, SAP आमतौर पे क्या होता है, ये FRP से अधिक होता है। तो ये जो अंतर है, अंतर ही क्या है, कहीं ना कहीं इसके निर्धारण में समस्या उत्पन्न करता है। दूसरा, गन्ना उत्पादन में चक्रीयता के कारण गिरावट होती है। गन्ना उत्पादन में चक्रीयता के कारण गिरावट। ये चक्रीयता के कारण गिरावट। चक्रीयता समझिए कि किसान क्या करते हैं, एक साल गन्ना उत्पादन किए, उसके बाद वो गन्ना ना उत्पादित करके उसमें कोई उस क्षेत्र में कुछ अन्य फसल क्या करते हैं, उसमें रोपते हैं, कोई अन्य फसल उपजाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गन्ने की क्या उपलब्धता फिर क्या होती है, सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार से चीनी उद्योग में समस्याएं आती है। ठीक है, जरा देखते हैं इसको। प्रारंभिक वर्षों में बेहतर उत्पादन होता है। वहीं बाद में क्या होता है, इसी में वहीं बाद में गिरावट आने लगती है। या कह सकते हैं निरंतर कमी की समस्या मिलती है। साथ ही साथ आप देखिए
एक बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी कहीं ना कहीं क्या कारण है। अभी प्रतिस्पर्धा है किससे? बढ़ती प्रतिस्पर्धा संबंधी चुनौती भी है। अब जरा देखिए यहाँ पे जो गुड़ और खंडसारी उद्योग है आपका, गुड़ खंडसारी जो उद्योग है आपका, उद्योग द्वारा लगभग 1/3 गन्ना, 1/3 जो गन्ना है उपयोग कर लिया जाता है। जब 1/3 गन्ना उपयोग कर लिया जाएगा तो जो चीनी मिले हैं उन तक गन्ना की जो पहुंच होगी, उपलब्धता सीमित हो जाएगी। तो चीनी उद्योग को इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या होता है, एक समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब जरा इसको समझिए। अब इससे क्या होगा, इससे चीनी उद्योगों के लिए आवश्यक गन्ने की उपलब्धता में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। साथ साथ क्या समस्या, जो समस्या है इसकी और भी क्या है यहाँ पे, कि पेराई की जो समयावधि है का कम होना। क्योंकि आप अगर देखेंगे जो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो पेराई समयावधि क्या है, करीब 8 से 9 महीने की होती है। लेकिन जबकि वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो यूपी में जो है, यूपी में जो पेराई समयावधि है वो करीब 4 से 6 माह के आसपास होती है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है, चुनौती। और एक और चुनौती इसकी क्या है कि गन्ना क्षेत्र के वितरण में असंतुलन है। गन्ना क्षेत्र के वितरण में असंतुलन है। कैसे असंतुलन है, जरा इसको हम जरा समझते हैं, एक मैप के माध्यम से समझते हैं। आते हम फॉर एग्जाम्पल यूपी का मैप, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ जो गन्ना का जो क्षेत्र है, आमतौर पे ये देखेंगे आप, जो तराई रीजन है यहाँ पे आपको मिलेगा ज़्यादा गन्ना का क्षेत्र है, या इधर पूर्वांचल वाले एरिया में मिलेगा। लेकिन ये जो आपका बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ जो गन्ना क्या है, ना के बराबर है। ये क्या है, हमारा गन्ना उत्पादक क्षेत्र कहीं ना कहीं है। ये कहीं ना कहीं समस्या है। साथ साथ इसके अलावा और गन्ने की समस्या कौन सी चुनौतियाँ हैं चीनी उद्योग के समस्या, जल संकट की समस्या देखने को मिलती है। जल संकट की समस्या है, वैश्विक तापन की समस्या है, बीमारियाँ, वैश्विक तापन की समस्या है, प्रति व्यक्ति उपभोग जो है, प्रति व्यक्ति जो चीनी उपभोग है, प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है कि निम्न दर है। मतलब बाजार मांग जो है, बाजार मांग क्या है, ये कमी तथा निर्यात संबंधी चुनौतियाँ। इस प्रकार की चुनौतियाँ, इत्यादि चुनौतियाँ क्या होता है, चीनी उद्योग द्वारा सामना की जाती है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इनको कैसे, जो समस्याएं, चूँकि जो चुनौतियाँ, इनको दूर हम कैसे करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है कि हम कोई भी समस्या जान रहे हैं तो उसका उपाय तो होना चाहिए। समस्याओं को दूर करने के उपाय,
उपाय क्या क्या किए गए सरकार द्वारा? वर्ष 1948-49 में, वर्ष 1948 48 और 49 में गन्ना विकास परिषदों की स्थापना की गई। उदाहरण के रूप में यूपी में वर्तमान में 152 गन्ना विकास परिषदें हैं। ठीक है, दूसरा जो उपाय किया गया यहाँ पे ज़रा देखिए आप, दूसरे उपाय के रूप में देखा जाए तो यूपी में वर्ष 1975 में गन्ना विकास संस्थान की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए लखनऊ में एक तिहाई गन्ना उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो समस्या जो अगर देखें हम यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जो ये इसमें कुछ लिखने में दिक्कत यहाँ समस्या आ रही है। अगला जो पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगली जो चुनौती यहाँ पे है वो एक तो बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमने दिख रहा है, एक पेराई की जो समयावधि है, पेराई की समयावधि का कम होना, ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, जैसे लगभग जो पेराई की अवधि है, जो समय अवधि है, ये लगभग 4 से 6 माह है। अगर वहीं अगर आप देखेंगे, वहीं अगर दक्षिण भारत के राज्यों में देखेंगे तो ये आपको करीब से 8 से 9 महीने के आसपास आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, चुनौती। दूसरी एक जो यहाँ पे समस्या जो देखने को मिलती है वो आपकी है गन्ना क्षेत्र के वितरण में। गन्ना क्षेत्र के वितरण में संतुलन है। असंतुलन वो कैसे है, इसको आप मैप के माध्यम से अगर देखें यहाँ पे, तो आपका जो देखा जाए तो ये बेल्ट जो आपको मिलेगी, ये क्या है, आपकी कहीं पूर्वांचल एरिया भी कवर करेगा, ये गन्ना का क्षेत्र। लेकिन ये अगर आप यहाँ देखेंगे, ये एरिया जो बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ पे आपको गन्ना ना के बराबर मिलेगा। ये गन्ना उत्पादक आपका क्षेत्र है। ये इस हिसाब से असंतुलन देखने को मिलता है। वहीं साथ साथ क्या है, यहाँ पे आपको जल संकट, वैश्विक तापमान प्रति व्यक्ति, उपभोग की निम्न दर, बाजार मांग में कमी तथा निर्यात संबंधी चुनौतियां भी कहीं निर्यात संबंधी जटिलताएं विद्यमान है। ये हो गई आपकी कुछ चुनौतियां हैं। अब हम इनको दूर करने के उपाय देख सकते हैं यहाँ पे।
समस्याओं को दूर करने के उपाय। ठीक है, उपाय में आप देख सकते हैं कि वर्ष 1948-49 में सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा गन्ना विकास परिषदों की स्थापना की गई। उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे तो यूपी में वर्तमान में 152 गन्ना विकास परिषदें हैं। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम अगर देखें, यूपी में वर्ष 1975 में गन्ना विकास संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। ये प्रीलिम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, आखिर यहाँ जो किया गया, तो इसमें ऐसी क्या की चीज़ें थी। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, यहाँ पर गन्ने की खेती, चीनी उद्योग संबंधी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब इसी में वर्तमान में जो आपका जो लखनऊ में गन्ना विकास संस्थान, इसी का नाम बदल के लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कर दिया गया। ठीक है, प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट यहाँ पे है वो है वर्ष 2004 में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति लाई गई, ताकि किसान जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, प्रोत्साहन नीति लाई गई। ताकि चीनी उद्योग में निजी क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके। इस प्रकार से साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जल मूल्य निर्धारण जो उपाय हैं, जल मूल्य निर्धारण, सूक्ष्म सिंचाई, समय पर गन्ना बिल का भुगतान, इत्यादि सराहनीय प्रयास किए गए। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि जो चीनी उद्योग में कुछ जो चुनौतियां थी और उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए, उनको हमने देखा। अब निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं इसमें, आप जरा देखिए, सोचिए। इसका आपको निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष में आपको क्या लिख सकते हैं। प्रदेश सरकार चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
चीनी उद्योग को बढ़ावा देने व गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने गन्ना उत्पादक किसान, इस प्रकार से हमने देख लिया। इस प्रकार से हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तर प्रदेश की जो व्यापार वाणिज्य और उद्योग संबंधी जो भी प्रश्न बनाए जा सकते, मतलब महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक से या इस टॉपिक से जो भी और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते होंगे उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसको आप देखिए, और अगर इससे पहले भी एक लेक्चर 1 यूट्यूब चैनल पे मतलब अपलोड हो चुका है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिए। आपके यूपी स्पेशल के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।